बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध को लेकर चर्चा करने वाले हैं। प्रथमतः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय देखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा ओझीवाला नामक गांव में हुआ है। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। इनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। द्विवेदी जी का बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी जी था। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव के स्कूल में हुई है और उन्होंने 1920 में बसरिकापुर के मिडिल स्कूल में प्रथम श्रेणी में मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसके बाद उन्होंने गांव के निकट ही पराशर ब्रह्मचर्य आश्रम में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया और सन 1923 में वे विद्याध्ययन के लिए काशी आए और गांव छोड़कर वे विद्याध्ययन करने के लिए काशी गए हैं और वहाँ रणवीर संस्कृत पाठशाला कमच्छ के प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो इस तरह से आचार्य द्विवेदी ने 1929 में इंटरमीडिएट और संस्कृत साहित्य में शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1930 में ज्योतिष विषय में आचार्य की उपाधि प्राप्त की और शास्त्री तथा आचार्य दोनों ही परीक्षाओं में उन्हें प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई है। तो इस तरह से उनका परिवार ही संस्कृत अध्ययन से युक्त परिवार रहा है और इस तरह से हिंदी का अध्ययन उन्होंने शांति निकेतन से प्रारंभ किया है। वहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर तथा आचार्य क्षितिज मोहन सेन के प्रभाव से साहित्य का गहन अध्ययन इन्होंने किया है। 1957 में राष्ट्रपति द्वारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण की उपाधि भी सम्मानित हुई है। पद्म भूषण से वे सम्मानित हुए हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध ललित निबंध है। इस निबंध के माध्यम से मनुष्य की जो क्रूर प्रवृत्ति है उसको उजागर करने का प्रयास लेखक करने लगा है। निबंध के शुरू में लेखक कहने लगे हैं कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं और अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। लेखक कहने लगे हैं कि मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन प्रश्न पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लेखक कहने लगे हैं कि मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। लेखक सोचने लगे हैं और बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप क्या करते हैं, उन्हें डांटते हैं कि नाखून काट दो। पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों बढ़ते हैं। काट दीजिए तो चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, परंतु नाखून बढ़ते ही रहते हैं। पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही है सेंध पर हाजिर। लेखक नाखूनों को लेकर कहने लगे हैं कि आखिर ये इतने बेहया क्यों है कि काटने के बाद भी फिर बढ़ते हैं। लेखक इस निबंध को स्पष्ट करते हुए बताने लगे हैं कि कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था। वनमानुष जैसा उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। उस पहले दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। दांत के पहले सबसे ज़्यादा उपयोग नाखूनों का उस समय होता था।
लेखक लाख वर्ष पहले की बात निबंध में बताने लगे हैं कि उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, जंगलों में मनुष्य रहा करता था और प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। अनेक संकट वनमानुष को वन में रहते हुए संकटों का सामना मनुष्य को करना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। लेखक बताने लगे हैं कि पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में आने लगी। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। लेखक बताने लगे हैं, रामायण महाभारत का उल्लेख लेखक इस निबंध को स्पष्ट करने के लिए करने लगे हैं। लेखक कहने लगे हैं कि उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। वनमानुष वन में जब मनुष्य रहता था तब हड्डियों के हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। ऐसा उल्लेख लेखक करने लगे हैं। मनुष्य और आगे बढ़ा। लेखक आगे यानी मनुष्य हड्डियों के हथियारों का, नाखूनों का, दांतों का या हड्डियों के हथियारों का उपयोग किस तरह से करने लगा। और फिर मनुष्य क्या है, आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। मनुष्य की प्रगति होने लगी और जिनके पास लोहे के शस्त्र और अस्त्र थे वे विजयी हुए। लेखक मनुष्य के जो आगे बढ़ने की स्थिति है, मनुष्य की जो प्रगति है किस तरह से होने लगी है, इसको स्पष्ट करने के लिए अनेक उदाहरण लेखक देने लगे हैं। लेखक कहने लगे हैं कि देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्य के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे उस समय, और आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी और इसीलिए आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यज्ञ हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे और लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा और पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने और बमवर्षक वायुओं ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबसे मालूम है। नखधर मनुष्य जब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। लेखक बताने लगे हैं कि किस तरह से नखों का उपयोग करता था मनुष्य, और वही मनुष्य किस तरह से एटम बम पर विश्वास करने लगा और आगे की ओर चल पड़ने लगा, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। लेखक कितनी मनुष्य की प्रगति हुई है और इस तरह से अनेक अस्त्र शस्त्र एटम बम तक निकले हैं, फिर भी मनुष्य के नाखून क्यों बढ़ने लगे हैं, आवश्यकता है क्या इसकी। इस बात को लेखक स्पष्ट करने लगे हैं। अभी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। लेखक कहने लगे हैं, यह बात लेखक यहाँ पर क्यों कहने लगे हैं कि भीतर वाला अस्त्र यानी नाखूनों का बढ़ना। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले के नगदंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले हो और चरने वाले। तो लेखक इस तरह से मनुष्य की जो पशुता है अभी भी लाख वर्ष पहले से बाकी है या अभी भी है ही, यह बात लेखक इस निबंध के माध्यम से स्पष्ट करने लगे हैं। आगे लेखक कहने लगे हैं कि तत्किम, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा, लेकिन प्रकृति है कि अब वह भी नाखून को जिलाए जा रही है और मनुष्य है कि अब वह भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं। लेखक कहने लगे हैं, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है किस तरह से बढ़ते ही जा रही है। बुरी प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर है, बल्कि वह और दिन ब दिन किस तरह से बुरापन मनुष्य के अंदर आने लगा है, यह बात लेखक इस निबंध के माध्यम से स्पष्ट करने लगे हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुके हैं। फिर भी मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वह किस तरह से मनुष्य के अंदर
डटकर है या बैठी हुई है। मुझे ऐसा लगता है, लेखक कहने लगे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असह्य है। लेकिन यह कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है? लेखक कहने लगे हैं, मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। बल्कि नाखून काटे या न काटे, और काटने से भी तो काटने के बाद भी मनुष्य बुरा ही है। काट भी रहा है नाखूनों को तो भी उसके अंदर बुरापन है ही। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़ी हुआ है। लेखक कहने लगे हैं, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह बात लेखक कहने लगे हैं, यह उसकी भयंकर पाशवृत्ति के जीवन के प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यह बात लेखक इस निबंध के माध्यम से स्पष्ट करने लगे हैं। तो इस तरह से लेखक मनुष्य की जो पाशवी वृत्ति है उसको किस तरह से मनुष्य खत्म नहीं करने लगा है और वह उसके अंदर बनी हुई है। और इस तरह से लेखक इस निबंध के माध्यम से मनुष्य की मनुष्यता जो है, मनुष्य के अंदर मनुष्यता होनी चाहिए, बल्कि वह पशुता के साथ भी जीने लगा है, यह बात स्पष्ट करने लगा। तो इस निबंध में अपनी छोटी लड़की के प्रश्न पूछने पर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और वे इसका उत्तर खोजने के लिए मनुष्य के आदिम काल से अब तक के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं, और इस ललित निबंध में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नाखून पशुता के प्रतीक है और उनका काटना मनुष्यता की निशानी है। ये अस्त्र शस्त्रों, अणु, परमाणु बम्बों का बनना भी पशुता की ही प्रवृत्ति है। नाखून कटने पर भी बार बार बढ़कर इस बात को सूचित करते हैं कि अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी सदैव उससे लोहा लेने को कमर कसते हैं। मनुष्य को सुख भौतिक सुख समृद्धि से नहीं मिलेगा। लेखक इसमें निबंध में स्पष्ट करना चाहते हैं कि मनुष्य को जो सुख है वह भौतिक सुख समृद्धि से नहीं मिलेगा, बल्कि अस्त्र शस्त्र की बाढ़ से नहीं मिलेगा, वरना सच्चा सुख मिलता है तो प्रेम से या आत्मदान से। अनावश्यक अंगों के झड़ने के प्राकृतिक विकास में जिस दिन मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा, उस दिन मनुष्य की पशुता भी समाप्त हो जाएगी, और उस दिन के आने तक मनुष्य नाखून काटता रहेगा और पशुत्व को कुचलता रहेगा। यह बात इस निबंध के माध्यम से लेखक स्पष्ट करने लगे हैं। मानवीय संस्कृति के उद्भव से लेकर उसकी आज तक की बहुविध स्थितियों का तर्कसंगत इतिहास इस निबंध के माध्यम से लेखक प्रस्तुत करने लगे हैं। और लेखक कहने लगे हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून मनुष्य आदिम हिंसक प्रवृत्ति का परिचायक है। नाखून बार बार बढ़ते हैं और मनुष्य उन्हें बार बार काट देता है, तथा हिंसा से मुक्त होने और सभ्य बनने का प्रयत्न मनुष्य करता है। मानव जीवन में आए दिन अनेक सामाजिक बुराइयों का सामना मनुष्य करते रहता है। सभ्य समाज इसको नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है। साधु संत अपने उपदेशों के द्वारा मानव की इन बुराइयों से दूर रहने के लिए सचेत करते रहते हैं, और इस तरह से मनुष्य जो है अच्छा बनने का प्रयत्न करता है। और बुराइयों को जड़ से खत्म करना तो संभव नहीं, लेकिन जो इनमें लिप्त रहते हैं वे समाज में अपवाद माने जाते हैं। और इस तरह से लेखक नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है। तो लेखक मनुष्य को मानो इस निबंध के माध्यम से पूछना चाह रहा है कि हमें अच्छा बनना है या बुरा बनना है। अच्छा बनना है यानी हम जो हमारे नाखून हैं वो काट देंगे। मनुष्य का अपना आदर्श है। इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मानव का अपने जीवन में अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य के अंदर पलने वाली बर्बर पशुवृत्ति की पहचान है। इसलिए अस्त्र और शस्त्र जो है हमें
अस्त्र और शस्त्रों को बढ़ना देना है या बढ़ावा देना है क्या? अस्त्र शस्त्रों की बढ़ोतरी को रोक देना मनुष्यता का या मनुष्यत्व का अनुरोध तथा मानवता की पहचान तथा उसकी पहचान है, और यह पहचान मनुष्य को अपनी पहचान बनाना है और यह आवश्यक भी है। तो द्विवेदी जी ने इस निबंध के माध्यम से नाखून को प्रतीक बनाकर व्यंग के माध्यम से आज के तथाकथित बाहर से सभ्य दिखने वाले किंतु अंदर से बर्बर समाज पर कटाक्ष किया है, और इस तरह से मनुष्य मनुष्य के अंदर की जो वृत्ति है उसको जागृत रखना है, या मनुष्य को खुद को अच्छा बनाना है, सभ्य बनाना है। यह सीख मानो इस निबंध के माध्यम से देना चाहते हैं। तो इस तरह से यह जो निबंध है यह विचार प्रधान व्यक्तिनिष्ठ निबंध है, क्योंकि व्यक्ति का जो मन है उस पर व्यक्ति कैसा बनना चाहिए उस पर निर्भर है। इसलिए लेखक नाखून का बढ़ना पशुता का प्रतीक मानते हैं, नाखून का काटना मनुष्यता का प्रतीक मानते हैं, और मानवतावादी जो स्वर है वह लेखक सामने लाना चाहते हैं। इस निबंध में लेखक ने प्राचीनता और नवीनता का समन्वय जो है बनाए रखने का प्रयास भी किया है। अनेक प्राचीन उदाहरण दिए हैं। लाखों वर्ष पहले की बात लेखक बताने लगे हैं, और आज की मनुष्य की प्रवृत्ति को किस तरह से उससे समन्वय बिठाना चाहिए। नाखून पहले आवश्यक थे, आज आवश्यक है क्या, यह बात लेखक इस निबंध के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से लेखक मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने का प्रयत्न इस निबंध के माध्यम से मानो करने लगे हैं। धन्यवाद।